कैपिलरी राइज। ओके, तो कैपिलरी राइज में जो हमें पढ़ना है, जो हमें करना है, हमें एक्चुअली प्रेशर डिफरेंस मेजर करना है ना। और कि अगर आप किसी कैपिलरी को, किसी ट्यूब को अगर आप किसी वाटर कंटेंट में डालते हैं तो एक्चुअली जो थिन ट्यूब है आपका, उसमें वाटर ज्यादा ऊपर आपका राइज करता है ना। तो जो प्रेशर डिफरेंस है, यानी जो हाइट, प्रेशर डिफरेंस के थ्रू हम हाइट मेजर करेंगे, कितना हाइट वो एक्चुअल में राइज करेगा, है ना। इसी को हम कैपिलरी राइज कहते हैं। तो मैं इसको एक छोटा सा एक डायग्राम बना लेते हैं पहले। ये मैं बना देता हूँ एक कंटेनर। ओके, और इस कंटेनर में हम फिल कर देते हैं सम लिक्विड, है ना। एक पहले एक इस कंटेनर में एक कैपिलरी भी बना देते हैं। ये मान लीजिए आपका एक ट्यूब हम इसमें रख देते हैं और इसको फिल कर देते हैं हम लिक्विड से। ये हमारा लिक्विड हो गया। ओके, तो इस लिक्विड में आपका जो कुछ हाइट तक अब आपका ये लिक्विड इसमें राइज अप कर जाएगा। मान लीजिए यहाँ तक कर जाता है। इसका ले लेते हैं हाइट, ठीक है। तो ये जो हाइट हमारा है एक्चुअल में वाटर के ऊपर का, ये हाइट हमारा राइज हुआ है। तो हमको मेजर करना है, ये मेजर करना है हमको। अच्छा, एक हमने जो एंगल ऑफ कांटेक्ट का जो हमने कॉन्सेप्ट लिया था, ये था कि आपका एक, अगर हम वाटर का कोई बबल ले लेते हैं जो किसी सरफेस पे है, यानी लीफ पे है, लीफ सरफेस पे, नॉट ग्लास सरफेस। हाँ, उसमें अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगे तो वो जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा ऑब्ट्यूस होगा, और फिर अगर अदरवाइज एक्यूट। तो इस केस में हमारा एक्यूट है, एक्यूट का। तो हम ये देख रहे हैं कि हमें करना क्या है, हमें प्रेशर डिफरेंस का यहाँ पे वापस से कॉन्सेप्ट लेना है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रेशर है ना, वो आपका जो प्रेशर है वो यानी समवेयर यहाँ पे वो उतना ही होगा जितना यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल, यानी आई यहाँ पे, ठीक है। और समवेयर आउटसाइड हम इसको ले लेते हैं, यानी पी आउट, यानी पी नॉट, है ना, यहाँ पे पी नॉट। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, ये प्रॉब्लम जो है आपका, इसको हम इस बेसिस से सॉल्व करेंगे कि जो वाटर का सरफेस है ये कुछ इस तरीके से हमारा कर्व्ड सरफेस की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। हाँ, और इसके इस साइड, तो इसको हम एज ए कनकेव मिरर की तरह यूज कर सकते हैं। वी कैन कंसीडर इट एज ए कनकेव मिरर। ओके, तो अगर हम इसको कनकेव मिरर की तरह इसको कंसीडर कर रहे हैं तो इसका एक रेडियस ऑफ कर्वेचर वेक्टर सम, वो वेक्टर सम से हो जाएगा। हाँ, वेक्टर सम का यूज तो हम नहीं करें यहाँ पे। मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन कर रहा हूँ। सपोज दिस पॉइंट, ये इसका मान लीजिए उसको ड्रॉ करेंगे तो मिरर में आपने पहले हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि कनकेव मिरर का अगर आप ड्रॉ करते हैं तो उसका एक रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन करता है ना। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब इसको कंसीडर करके अगर आप एक सर्कल बनाए देन यू विल गेट ए सर्टेन काइंड ऑफ सर्कल। ओके, तो इतना ये पॉइंट हो गया। अच्छा, वापस से इस पॉइंट पे आते हैं हम कि जो हमारा प्रेशर डिफरेंस होगा, यानी इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, यानी पी आई इज इक्वल टू पी नॉट, जो कि आपका इस पॉइंट पे प्रेशर है, पी नॉट आउटसाइड, प्लस रो जी एच। ओके, दिस अमाउंट ऑफ प्रेशर वी हैव एट दिस पॉइंट, यानी पी आई, है ना। इस पॉइंट पे हम देख रहे हैं सरफेस पे। तो ये हमारा प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर हो गया। तो व्हाट विल द प्रेशर डिफरेंस आउटसाइड एंड इनसाइड, दैट इज पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू योर रो जी एच। दैट्स वेरी सिंपल, है ना। अच्छा, वाटर बबल के केस में हमने एक डेरिवेशन डिराइव किया था इन आवर लास्ट क्लास, दैट दिस प्रेशर डिफरेंस, यानी इनसाइड और आउटसाइड का जो प्रेशर डिफरेंस होगा, इज इक्वल दैट टू इज अगेन 2s अपॉन आर। और आर क्या था आपका? रेडियस, उस बबल का रेडियस, है ना। बट यहाँ पे जो हम ले रहे हैं दैट इज दिस, ये वाला जो सरफेस है, यहाँ पे क्या है? एयर है, और यहाँ पे क्या है? वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर है, तो इन दिस केस जो आर होगा वो आपका आर विल बी, ये जो एंगल ऑफ यहाँ से ले अगर आप
तो दिस इज योर आर, ठीक है। और यहीं पे अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं, अगर मैं स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दूं, तो समवेयर हियर ये हमारी स्ट्रेट लाइन जाएगी, इसको टच करती हुई, जो कि आपका वाटर और ग्लास का इंटरफेस है, और दिस इज अवर एंगल थीटा विच इज अवर एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। हाँ। वापस इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं, वी कैन हैव रो जी एच इज इक्वल्स टू ट्वाइस एस अपॉन आर। एक तो हमको ये इक्वेशन मिल गई, ठीक है, ये इक्वेशन मिल गई। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि h का वैल्यू हमें पता चल सकता है। h का वैल्यू हमें इस इक्वेशन से क्या मिला, h इज इक्वल्स टू 2s अपॉन आर रो जी, ठीक है। ये इक्वेशन h का वैल्यू हमको यहाँ से मिल गया, s वो सरफेस टेंशन, देयर इज अ प्रॉब्लम। हाँ, दिस इज योर सरफेस एनर्जी, नॉट टेंशन, एनर्जी। ओके। So in this case अब हम देख रहे हैं कि h is your twice s upon r rho g, and one more thing, अब ये r का जो वैल्यू है that's hard to measure, it's not easy to measure this r ना, कि अब आपका कोई भी आपने एक तो वेरी थिन आपका ये ट्यूब आपका बहुत थिन है, और इस थिन ट्यूब में ये वैल्यू फाइंड करना, ये r वैल्यू फाइंड करना, इट्स नॉट दैट मच इजी टास्क। तो हम थोड़ा सा ज्योमेट्री और करेंगे ताकि हम इस r को कन्वर्ट कर सके दूसरे पैरामीटर्स में, निकालना हमारे लिए ज्यादा इजी है। सो इस पॉइंट से सपोज आई ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, थोड़ा सा हम ज्योमेट्री करेंगे जिसके बेसिस पे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, और अगेन आई ड्रॉ सम ज्योमेट्री, ओके। तो दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला एंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एंड एज यू नो दिस एंगल इज योर 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री होगा। So we can say this is 90, this is ये पूरा हो गया 90 plus theta, तो again you can say that your this angle is your कितना हो गया, ये वाला एंगल is your theta, ठीक है। देख लें आप इसको, this complete is your 90 plus theta and this is again 90 ना। तो हाँ, क्योंकि वो जो डॉटेड लाइन है वो हम मतलब टैंजेंट वाला वो यूज करेंगे। हाँ, ये वाला सरफेस ऑफ कांटेक्ट, या ये एंगल अगर हमारा थीटा हो सकता है, सो वी कैन अप्लाई सम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेशन दैट, अब ये इस डिस्टेंस को, यानी इस वाले डिस्टेंस को, यानी ए पी को हम ले लेते हैं, ये पॉइंट पी ले लो, इसको मैं आर ले लेता हूँ, सॉरी ए, ये आर हो गई, और ये डिस्टेंस को मैं ए ले लेता हूँ, बिकॉज ए डिस्टेंस इज इजी टू मेजर। अब इसको आपको जैसे एक ट्यूब में थोड़ा सा आपका वाटर, इस ए को मेजर करना एक्सपेरिमेंटली इज वेरी इजी, है ना, इन कंपैरिजन टू आर। अब आर को मेजर करना बहुत मुश्किल। एक आप देख सकते हैं कि कितना इसमें कर्व्ड है, और उस पे आपने एक लीनियर स्केल या एक थ्रेड रखा, देन यू गेट द आइडिया अबाउट ए ना। सो इस आर को हम ए में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सो व्हाट वी डू, वी अप्लाई सम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लाइक cos ऑफ थीटा। तो इस cos ऑफ थीटा से हम देख सकते हैं व्हाट विल बी द cos ऑफ थीटा इज योर बेस अपॉन hypotenuse मतलब a. From here we can have the value of r is equal to a upon cos theta. Okay, so it's r is equals to a upon cos theta. So तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, what r is equals to a sec theta. r is equals to a sec theta. तो इसका वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपको h में क्या मिल गया, h is equals to twice s divided by a sec theta into rho g। और इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं cos की फॉर्म में, यानी h is equals to twice s cos theta divided by a rho g। So this is the expression of your h, कितना आपका लिक्विड राइज करेगा। तो स्मॉल a जो होगा वो मतलब इसका हाफ होगा ना, मतलब उसका रेडियस ऑफ ट्यूब, नहीं रेडियस ऑफ, हाँ एग्जैक्टली यू आर सेइंग एग्जैक्टली, यानी ये जो पूरा आपका डिस्टेंस है इसका हाफ होगा। अगर ये आपको मैं कैपिटल ले लेता हूँ देन इट्स हाफ। तो दैट्स एक्चुअली यही पॉइंट यही आपको बताएगा द रेडियस ऑफ एक्चुअली इट्स ट्यूब। अगर आप सिलिंड्रिकल ले रहे हो तो इसका कि जितना आपका ए का वैल्यू कम होगा, मींस जितना आपका ये डायमीटर या रेडियस कम होगा, यानी इफ ए इज स्मॉल
तो आप देखें उसके लिए h क्या होगा, h इज उतना ज्यादा राइज होगा क्योंकि a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू h। तो बाकी सब तो कांस्टेंट है आपका, a वेरी कर सकता है, सो a आपका जो है दैट इज इनवर्सली h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a, so you can say that as your tube या capillary is your thin, the more liquid will rise। हाँ हाँ तो सर ये मतलब कैपिलरी राइज का ऐसे मतलब वो उसके बाहर ट्यूब के बाहर जो वाटर पे प्रेशर है उससे नहीं होगा। ट्यूब के बाहर वाटर पे जो प्रेशर वही तो हमारा पी नॉट है। हाँ पी नॉट तो हमारा वही ना, पी जीरो जो बाहर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, तो ये पी नॉट हमारा वही है ना बाहर के प्रेशर से, और ये पी इनसाइड जो है दैट इज ड्यू टू हाइट। ये पूछ रहे थे ना आपके, कुछ और पूछ रहे थे। हाँ हाँ तो दिस इज ऑल अबाउट योर कैपिलरी राइज है ना, ये हमारा कैपिलरी राइज का कॉन्सेप्ट हो गया। तो आई थिंक यहाँ से फिर आपका ये चैप्टर जो है ये आपका कंप्लीट हो गया है ना। तो यहाँ इसमें और तो मैं 1 मिनट देख लेता हूँ, और तो कुछ नहीं हुआ है, हमने बाकी तो देख लिया है ना। तो एक प्रॉब्लम और था आपका ये कि जो हमने देखा था, आपने एक प्रॉब्लम मुझसे पूछा था ना, वो जो आपके टेस्ट में आया था वो कि कितना रो का जो डिफरेंस था है ना, बाकी कितना आपका ये आइसबर्ग का वो कितना होगा, वो जरा मैं एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, फिर भी जिस चैप्टर है ना। तो एक मिनट रुक जाए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं है ना। तो हमने ये देख लिया, ये एच तो आप समझ गए ना कि एच आपका जो रिलेशन है वो कॉस थीटा पे रिलेशन है, सरफेस टेंशन पे है, और ए जो कि आपका रेडियस है, और रो और जी। ठीक, इतना हो गया ये एच के बारे में है ना। नाउ नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं, आइसबर्ग का जो आपको प्रॉब्लम था, तो उसका एक सिंपल सा फॉर्म है ना। वो मुझे क्वेश्चन पेपर मैंने देखा था, मुझे समझ नहीं आया, मुझे उसमें आई क्यों दिया है आई डोंट नो व्हाटएवर, बट उसका मैं नॉर्मल तरीके से ही उसको समझा था। जो फ्रैक्शन पार्ट जो आपका जो राइज कर रहा है, जैसे कि ये आपने एक वाटर कंटेंट दिया है और ये कुछ आपका ये सरफेस है और इस पे कुछ आइस का कोई ये पार्टिकल है ना। तो इसका जो फ्रैक्शन पार्ट है, दैट्स वेरी बेसिक फॉर्मूले से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। फ्रैक्शन पार्ट जो आपका अबव राइज करेगा दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डेंसिटी ऑफ वाटर माइनस रो ऑफ योर आइस, क्योंकि ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, आप इसको कोई जरूरी नहीं आइस लें, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा जिसका आपका डेंसिटी आपको निकालना, इट्स जनरल ऑब्जेक्ट होना चाहिए यहाँ पे, डिवाइड बाय अगेन रो ऑफ योर वाटर। या जनरल फॉर्म इसका होता है रो लिक्विड माइनस रो ऑफ योर ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय रो लिक्विड। तो इससे आपको एक फ्रैक्शन पार्ट का इसका आइडिया लग जाएगा। सो व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, एज यू नो इट्स 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब माइनस डेंसिटी ऑफ आइस। तो प्रॉब्लम में जो डेंसिटी गिवन था आई थिंक दैट इज 0.917 और इसका कुछ यूनिट ये इसमें दिया हुआ था। हाँ वो उसमें किलोग्राम पर वो नहीं देके वो दिया था तो ग्राम पर सेंटीमीटर। 10 की पावर -2 इंटू होल क्यूब। हाँ नहीं मतलब उससे ज्यादा आसान हो जाएगा ना कि अगर हम उसे कन्वर्ट कर दें वाटर को। अच्छा वाटर क्योंकि वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। हाँ व्हाटएवर, वो आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो ये एक्चुअली मैंने इस तरीके से सॉल्व करके देखा था, तो ये मेरे लिए ज्यादा इजी हो गया। तो इस 970 ऑलमोस्ट किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये आप इसमें वैल्यू कर दें 917 डिवाइड बाई अगेन 10 की पावर 3, तो ये कुछ आएगा आपका 1000 है ना, माइनस 917 डिवाइड बाई 1000 मतलब हाँ तो ये पार्ट आपको 80 हाँ 83/1000। हाँ तो ये आपका कुछ 83 into 10⁻³ हाँ -3 हो गया आपका। और इसको अगर आप वो मल्टीप्लाई कर दें, ये आपका 83 इंटू 10 की पावर -3 आपका आ गया फ्रैक्शन पार्ट, और इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो इट्स 83 इंटू 10 की पावर -1 परसेंटेज। तो ये हो गया 8.3% वो फ्लोट करेगा।
हाँ फ्रैक्शन पार्ट, ये इस तरीके से यू कैन सॉल्व दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ओके, सो अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दैट चैप्टर इज योर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर। हाँ, ये चैप्टर थोड़ा इजी है ना, केमिस्ट्री में आप इनसे काफी फेमिलियर हैं इस टाइप के चैप्टर से, है ना। तो अब हम इसको जरा देखते हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में। तो तुमने खाना लिया कल के लिए प्रेजेंटेशन। तो देखो, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम बेसिकली बात करेंगे कि हमारा जो अब तक आपने देख लिया, सबसे पहले हमने देखा था कि आपका जो इलास्टिक प्रॉपर्टी था ना मैटर का, है ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद आपने देखा कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड देख लिया। अब हम इंटरेस्टेड हैं टू गेट द आइडिया अबाउट थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। यानी अगर आप किसी मटेरियल का, किसी सब्सटेंस का, अगर आप उसको कुछ सर्टेन हीट देते हैं, ठीक है, उसको आप सर्टेन हीट देते हैं तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर विल राइज। तो ये जो टेम्परेचर राइज का जो कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली ये सिर्फ टेम्परेचर राइज, सिर्फ टेम्परेचर के अलावा ये प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। यानी अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तब तो आपका टेम्परेचर अलग तरीके से राइज करेगा, और आपका अगर प्रेशर आप बढ़ाते हैं तो इसका डिफरेंस अलग होगा। तो यानी प्रेशर, टेम्परेचर, ऑल्सो वॉल्यूम, वॉल्यूम का भी कॉन्सेप्ट है कि आप जितना आपका वॉल्यूम ज्यादा होगा उतना आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, जितना वॉल्यूम कम है उतना हीट, सॉरी, आपको टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उतना ज्यादा हीट देना पड़ेगा अगर ज्यादा वॉल्यूम है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स के लिए हमें जरूरत पड़ता है टू स्टडी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, ये हम जरा देखेंगे इसमें। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है कि जो पहला जो इस पे हम बात करेंगे, दैट इज टेम्परेचर एंड हीट। टेम्परेचर एंड टेम्परेचर एंड योर हीट। ठीक है, तो टेम्परेचर एंड हीट का जो आपको पता है, मैंने बता ही दिया कि जैसे कि आप किसी सब्सटेंस का आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हीट देते हैं, तो इसका टेम्परेचर क्या करता है, राइज, है ना। तो इसका एक बहुत ही छोटा सा डेफिनेशन या रिलेशन कह सकते हैं। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बिटवीन टू सिस्टम, है ना, और ए सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ इट्स डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ये आपका एक बहुत ही डेफिनेशन दिया हुआ है टेम्परेचर और हीट का एनसीईआरटी में। ओके, सो वी कैन राइट दिस एज हीट इज द form of energy ठीक है, transferred between two system or a system and its surroundings by virtue of temperature difference। तो इस डेफिनेशन का आप एक एग्जांपल मुझे दे सकते हैं, डिफरेंस? हाँ, तो देखिए इसमें दो पॉइंट है। द फर्स्ट पॉइंट इज दिस कि ये बात कर रहे हैं हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बिटवीन टू सिस्टम के बारे में बात हुई है, और उसके बाद बात हुई है सिस्टम एंड सराउंडिंग्स के बारे में। तो इन दोनों बातों पे एक दो एग्जांपल हम बात कर सकते हैं कि टू सिस्टम क्या है और एक सिस्टम एंड सराउंडिंग्स के बारे में क्या है। तो पहले हम बात करते हैं जरा टू सिस्टम के बारे में कि ये टू सिस्टम का क्या मतलब है, और फिर सिस्टम और सराउंडिंग्स का क्या मतलब। टू सिस्टम का मतलब ये है कि सपोज आप एक कोल्डर बॉडी जिसका टेम्परेचर कम है, ठीक है, इट्स अ कोल्डर बॉडी, है ना, और एक आप हॉटर बॉडी को पास रख देते हैं सफिशिएंटली क्लोज डिस्टेंस पे, ठीक है। तो इनके बीच क्या होगा, देयर इज इनका टेम्परेचर अलग है, इसका T1 है और इसका कोल्डर बॉडी का, और ये T2 है।
तो एक टेम्परेचर ग्रेडियंट फॉर्म हो जाएगा। हाँ, T2 सॉरी उल्टा बना दिया मैंने। T2 इज योर ग्रेटर देन T1। सो इट टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से क्या होगा, आपका जो हीट फ्लो करेगा हॉटर टू कोल्डर बॉडी की ओर, आपका ये फ्लो होने लगेगा। ठीक है, ये फ्लो होने लगेगा और आपका कोल्डर बॉडी क्या होने लगेगा, हॉट होने लगेगा। ठीक है, तो ये आपकी जो एनर्जी है ट्रांसफर हो रही है योर हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। ये हीट का ट्रांसफर हो रहा है कोल्डर बॉडी। ठीक है, ये हीट का ट्रांसफर हो रहा है हॉटर बॉडी। तो ये आपका बात हो गई टू सिस्टम के बारे में। ये एक सिस्टम हो गया सिस्टम 1 और ये हो गया सिस्टम 2। ठीक है, इनके बीच क्या हो गया, हीट का ट्रांसफर हो गया। अच्छा, सेकंड बात इसमें बोला गया है कि और ए सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स। अब इसका क्या एग्जांपल है, एग्जांपल के तौर पे सिस्टम एंड सराउंडिंग्स का मतलब एक ग्लास ऑफ हॉट वाटर। एग्जैक्टली जैसे कि मान लीजिए आप एक अपना एक टेबल पे चाय का कप रख देते हैं और ये आपका क्या होने लगता है, धीरे धीरे सराउंडिंग के साथ इसमें हीट का ट्रांसफर होने लगता है। ठीक है, तो ये एज ए सिस्टम की तरह वर्क कर रहा है और ये जो आपका सराउंडिंग जो को जितना भी हीट, हाँ स्पेस या ठीक है। और सपोज आप एक आइस का एक कोई एक छोटा सा पीस रख देते हैं टेबल पे, देन इट स्टार्ट मेल्टिंग बिकॉज ये क्या कर रहा है, ये एनर्जी आपका इससे जो सिस्टम से ले रहा है और ये मेल्ट हो रहा है, ये हीट ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम योर सराउंडिंग टू सिस्टम। ठीक है, सो इस तरीके से आप सिस्टम और सराउंडिंग को समझ सकते हैं। ये सिस्टम है और ये बाहर का जितना भी है दैट्स वी कॉल्ड सराउंडिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट टेम्परेचर एंड हीट। ओके, हाँ वो वो केमिस्ट्री में सब था। हाँ ऑब्वियसली केमिस्ट्री में होगा, इसमें बहुत सारा आपको केमिस्ट्री मिला, आइडियल गैस इक्वेशन, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब आप कर चुके हैं। तो ये चैप्टर हमारा ज्यादा टाइम नहीं लेगा, बहुत क्विकली हम इसको खत्म कर देंगे विद इन। और एक और बात है इस चैप्टर में तो आपका ज्यादा, हाँ इस चैप्टर का हाफ पोर्शन, हाँ वो सारे मोड्स ऑफ ट्रांसफर के मोड सारे, बट वो आपका सिलेबस से हटा है रिड्यूस सिलेबस में देखा था इसका। तो लेकिन उसमें बस ये आ रहा है क्या, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, अच्छा फिर उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट और वेन्स लॉ, फिर उसके बाद स्टेफेंस लॉ, फिर थर्मल कंडक्टिविटी। नहीं, इसमें आई थिंक मैं एनसीईआरटी में आपका देख रहा हूँ इट्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना, और इसके बाद न्यूटन्स कूलिंग लॉ, इतना है। हाँ, तो ये तीनों मोड तो हट गए आपके, मतलब ये रेडिएशन, तो फिर हम रेडिएशन को करना पड़ेगा। अगर बिना रेडिएशन को समझे हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन नहीं समझ सकते। ठीक है, तो हम ये करेंगे, मतलब रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड न्यूटन्स लॉ। बट ये दोनों हट गया है आपका, है ना, ये रेडिएशन भी हट गया है, मतलब रेडिएशन से प्रॉब्लम नहीं है कि आपका ये तीनों पार्ट, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, है ना। तो इसमें जो हमें करना है वो लेटेंट हीट तक का इधर वाले पोर्शन में हम वो जो है वो देखना है व्हाट इज, है ना। तो ठीक है, वापस से आते हैं। अब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट पार्ट इज योर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को आप मेजर कैसे करते हैं, है ना। तो नेक्स्ट पार्ट इज योर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो ये बहुत इतना इसमें मुझे नहीं बताना है। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर आपको पता है जो है। तो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर कैसे, तो देखिए आपका जो यूनिट है द एसआई यूनिट ऑफ हीट दैट यू नो इट्स जूल। जूल तो आपका यूनिट हो गया, एसआई यूनिट ऑफ हीट। ठीक है, और द नेक्स्ट थिंग जो आपका टेम्परेचर का एसआई यूनिट है दैट वी डिफाइन केल्विन, यानी के Kelvin. But there are some other units of temperature such as degree C. We also define temperature degree Celsius and Fahrenheit. Degree Celsius and also in degree Fahrenheit. What is the relation between this the Fahrenheit and this temperature? ये हमें जरा समझना है। तो इसका जो रिलेशन है वो आपका that is TF minus 32. It's कन्वर्ट करने का जो है आपका रिलेशन दैट इज TF minus 32 divided by 180 9 by is equals to TC divided by your 100.
ठीक है। बट ये रिलेशन आपका आता कैसे है, ये जरा हम देखें, है ना, ये जरा हम देखें। हाँ, वो वाटर के बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट से, हाँ एग्जैक्टली, तो इसको जरा हम, से। हाँ इसको जरा हम जरा समझेंगे, है ना, इसको जरा हम समझेंगे। इसका मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ, है ना। सपोज आई ड्रॉ ए लाइन हियर समवेयर हियर, या ठीक है, और एक और लाइन को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, यप समवेयर हियर, ठीक है। ये दो हमारे एक्सिस हो गए। एक मिनट, ओके। सो अब हम देख सकते हैं यहाँ से कि आपका ये जो, तो एक ये जब आपका 0 डिग्रीज पे है, टेम्परेचर इन डिग्री सी एंड टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो जब आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर द वैल्यू ऑफ फ़ारेनहाइट इज 32, इट्स एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है। एंड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, at 100 degree centigrade, the value of Fahrenheit is 212. It's 212. Okay. तो ये पॉइंट हमको कहीं यहाँ पे मिलेगा, समवेयर यहाँ, here या यहाँ पे। तो आई कैन ड्रॉ ए अगेन स्ट्रेट लाइन बिटवीन दीज टू पॉइंट। यप, ठीक है। तो ये हमारा कुछ फॉर्म हो गया लाइन, ओके। तो अगेन वी ड्रॉ समवेयर हियर ना, तो ये आपको क्या बताएंगे, ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट यहाँ पे हो गया, ठीक है। और ये पॉइंट हमारा 32 है, तो ये भी मैं इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो ये बताएं कि ये इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो गए, यहाँ के कोऑर्डिनेट, दीज कोऑर्डिनेट्स आर 100, 212, 212, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए यहाँ के, इट्स 0, 32, 0, 32, ठीक है। और आपका जो आपको बताना है टेम्परेचर और टीएफ, यानी जो आपका रिलेशन है, यानी जो कोऑर्डिनेट आपको गिवन है इसके, वो इन जनरल कोऑर्डिनेट आपके क्या हो गए, जनरल कोऑर्डिनेट आपके हो गए टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर इन योर, कितना, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, या एक्स पे है आपका टेम्परेचर इन सेल्सियस, टेम्परेचर फ़ारेनहाइट, जनरल फॉर्म। तो ये बताएं, अगर आपको स्ट्रेट लाइन का चैप्टर हो गया इसमें मैथमेटिक्स में, हाँ, तो ये बताएं, अगर आपको 2 पॉइंट गिवन है और तो उससे जो आपका लाइन बनेगा, जनरल इक्वेशन क्या होगा, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। जनरल इक्वेशन हो जाएगा y is equal to स्लोप ऑफ द लाइन, क्या था, तो ये आपने पढ़ा होगा, दैट इज स्लोप ऑफ द लाइन। हाँ, तो देखिए सबसे पहले इसका स्लोप होगा, स्लोप जो होगा दैट इज, दैट स्लोप जो पहले हम देखते हैं, स्लोप हो जाएगा y2, y2 m is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1, ठीक है। तो देखें यहाँ से आपका ये आपको क्या देगा, ये, और x, y आपके जनरल फॉर्म है, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा आपका, y माइनस y1 इज इक्वल टू m, जो कि हो गया y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 इनटू योर माइनस x1, ठीक है, x2 x माइनस x1। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका फॉर्म हर जगह ऐसे यूज कर लेते हैं, बट एक्चुअली आता कैसे, ये जरा मैं इंटरेस्टेड था आपको बताने में। तो देखिए y माइनस y1 है ना, y है आपका TF, ठीक है, और y1 हम इसको ले लेते हैं, तो y1 कितना है 32, ठीक है, इक्वल टू y2 माइनस y1 कितना हो गया, इट्स 212, y2 माइनस y1 इज योर 32 डिवाइड बाय x2 इज योर, x2 कितना है, x2 इज योर 100 माइनस 0 into x माइनस x1, यानी x इज tc माइनस x1 इज योर अगेन 0, ठीक। तो इसको जरा हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमको मिलेगा tf माइनस 32 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 180 अपॉन 100 इंटू tc, ठीक है। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट आवर जो इक्वेशन जो हमने सबसे पहले लिखी थी,
वो क्या हो गई, हेलो हेलो, x2 है। हाँ हाँ ठीक है, मुझे लगा आपका कनेक्शन। TF माइनस 32 डिवाइड बाई 180 इज इक्वल टू कितना हो गया, TC अपॉन 100। यही तो हमें प्रूफ करना था। तो दिस इज द कन्वर्जन फ्रॉम Fahrenheit टू योर सेल्सियस। ओके, तो ये आपका सेंटीग्रेड जो आपका है सेल्सियस और है ना, इसमें आपका रिलेशन फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। तो आगे बढ़ते हैं अब हम, ये दिस इज ऑल अबाउट मेजरमेंट ऑफ। हाँ, एक सेकंड सर, वो थोड़ा नोट कर लो। हाँ लिख लीजिए। तो ये आपका एप्लीकेशन हो गया स्ट्रेट लाइन का, जो आपने मैथमेटिक्स किया था उसका, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यू कैन अप्लाई दैट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट टू डेराइव दिस। या हेलो। हाँ हो गया। यस सर। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर थोड़ा ये बेसिक है, मतलब आपने इसको कई बार पढ़ा हुआ है, बट फिर भी मैं, ठीक है। तो आइडियल गैस इक्वेशन एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जरा आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस सर। हाँ हाँ सर 1 मिनट सर, वो मतलब वो क्या होगा? इंटरनेट अभी हाँ हम दूसरे फोन से हाँ ठीक है, आई एम वेटिंग। जरा कनेक्ट कर रहे हैं, जस्ट 1 मिनट। हाँ जस्ट आई एम वेटिंग। हेलो। हाँ हाँ हेलो। हाँ सर, अब ठीक है। ठीक है चलो वापस से देखते हैं आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो आइडियल गैस इक्वेशन आपका ये जो है, ये हम बात करेंगे कि अगर जो आपके वेरिएबल हैं, जो कि हैं हमारे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल की अगर हम बात करें, तो इट्स अभी और भी हैं, बट हम इन जनरल बात करते हैं प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इन दिस, के बीच इन तीनों जो आपके थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हैं, इनका क्या रिलेशन है। ठीक है, तो एट all gases at low densities, PV all gas, PV is equal to nRT। हाँ ये आइडियल गैस तो है, बट इन जनरल की बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ऑल गैसेस एट योर लो डेंसिटीज exhibit same expansion behavior, exhibit same expansion behavior, because this law is actually pure experimental. it boils. हाँ exactly. Boils. So if your temperature is constant, if T is your constant, you can say that your pressure into volume is your constant. So this is your कौन सा law है ये? Boyle's law. Boyle's law. ठीक है. And again, if your pressure is constant, if your pressure is constant, तो क्या हो जाएगा वहीं पे आपका वॉल्यूम डिवाइड बाय टेम्परेचर इज कांस्टेंट। कौन सा लॉ है आपने? T is equal to constant। इट्स चार्ल्स। हाँ, ये है वो उसका लॉ, एवोगाड्रो या चार्ल्स लॉ है। एवोगाड्रो का तो वो आपको नंबर ऑफ मोल्स के बारे में आइडिया देता है। So we combine all these three laws, so we can say that all these two laws को अगर हम combine करें, so we can say that PV upon T is your constant. Okay, so this equation is defined as your
ideal gas equation. This equation we called ideal gas equation. Okay. तो अगर हम यहाँ से ये कांस्टेंट टर्म हटाते हैं तो वी गेट सम कांस्टेंट वैल्यू PV अपॉन T इज इक्वल्स टू वो कांस्टेंट जो हमको मिलेगा गैस इक्वेशन, हाँ आइडियल वो आपको मिलेगा दैट्स म्यू आर. वैसे एनआर भी यूज करते हैं बट एनसीईआरटी में म्यू नोटेशन यूज किया है, सो मैंने म्यू यहाँ पे यूज किया है. तो PV इज इक्वल्स टू कितना हो गया जो एग्जैक्ट इक्वेशन मिली हमको म्यू आर टी. ठीक है, वेयर म्यू इज योर universal gas constant R, where mu is number of moles and your R is universal gas constant, number of moles, universal gas constant, and the last one is the value of R is 8.31 joule mole inverse Kelvin inverse. ठीक है, this is the value of this constant. Okay. तो ये बात हो गई आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में जिसका यूज हमें बहुत R सर कितना है? 8.31 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स. Sir, what is the value of the universal gas constant? हाँ ये मैंने लिखा हुआ है ना, R is equals to 81 जूल. हेलो, हाँ आवाज नहीं आ रहा मेरा? हेलो आता आपका वो का है फोन? हाँ सर, आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है यहाँ पे. अच्छा कोई नहीं, नेटवर्क इशू. मैंने बताया है 8.31 जूल मोल इनवर्स केल्विन. ठीक है. हाँ ओके. सो अब हम आगे बढ़ते हैं. हाँ सर, आप एक बार वो रिपीट कर दीजिए उसका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मतलब वैल्यू. हाँ मैंने बताया था म्यू इज योर नंबर ऑफ मोल्स एंड आर इज योर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसका वैल्यू है 8.31 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स. ओके, ये बात हो गई. तो अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हम जरा एब्सोल्यूट जीरो के बारे में बात कर लेते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है. हाँ, the temperature at which the volume of all gases becomes zero. Volume of all gases become zero. वॉल्यूम जीरो हो जाएगा. ओके तो देखते हैं जरा एक मिनट. तो एक मतलब इसका भी ग्राफ है, मैं छोटा सा या ठीक है. सो ये वैल्यू हो गई आपकी. तो ये हमारा, ये हम इसको जरा ड्रॉ करते हैं. या इट्स ए स्ट्रेट लाइन, सम काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन बिकॉज इट्स ए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. तो ये आपका टेम्परेचर का मैं स्केल लेता हूँ. दिस इज टेम्परेचर स्केल एंड दिस इज प्रेशर. ठीक है. सो यहाँ पे जो आपका, जहाँ पे आपका ये टेम्परेचर का पार्ट जीरो हो रहा है ना, दैट इज जीरो केल्विन, जीरो के. ठीक है, जीरो के इज नॉट आई थिंक इज जीरो केल्विन. या इट्स जीरो. एक मिनट, नहीं सर, वो 0 डिग्री सेल्सियस. ओके, -273 डिग्रीज पे मतलब. हाँ ये तो देखिए जीरो पे इसका मतलब है इट हैज सम वैल्यू दैट इज 273 केल्विन इस पॉइंट पे मिलेगा आपको. तो इसका मतलब ये है इस इक्वेशन का, बात ये है कि जब आपका 0 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर है बट इस केस में आपका प्रेशर भी इट हैज सम वैल्यू. ठीक है. तो टेम्परेचर आपका इट हैज सम अमाउंट इन केल्विन्स, सब अमाउंट इन केल्विन. डिग्री सेल्सियस में तो ये जीरो है बट इन केल्विन इट हैज 273. एंड एक पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे टेम्परेचर का वैल्यू हो गया आपका इट्स नेगेटिव 273 एक्चुअल में 0.15 होता है डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पे आपको दिस इज द पॉइंट जहाँ पे आपका एब्सोल्यूट जीरो, आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. दैट इज जीरो केल्विन. यहाँ पे क्या हो गया, जीरो केल्विन. तो दिस पॉइंट इज योर एब्सोल्यूट जीरो. सो एट स्टीम पॉइंट, अगर आप स्टीम का पॉइंट देखें मतलब 370
3 एग्जैक्टली इट्स 373 केल्विन है ना, और इन सेंटीग्रेड में आप देख सकते हैं इट्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसी तरह आपका आइस का जो है पॉइंट, मतलब 0 और 273, हाँ 273 केल्विन पे आपका आइस पॉइंट है, एंड इज अगेन इज योर 0 डिग्री सी। एंड फॉर योर एब्सोल्यूट जीरो आपको मिलेगा, दैट इज 0 केल्विन एंड इट्स -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसको फ़ारेनहाइट में भी देख सकते हैं, ये आपको मिलेगा 212 डिग्री, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 0 डिग्री सेल्सियस, 32 degrees Fahrenheit, and it's -456 degree Fahrenheit, something like this. Okay, so this is all about हाँ तो सर, absolute temperature। और हाँ सर, एब्सोल्यूट जीरो में वो प्रेशर भी 0 हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली यही मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे प्रेशर का कुछ वैल्यू है, बट इस केस में आपका प्रेशर भी एक्सेस भी 0 है ना। हाँ तो सर मतलब उस वैल्यू में गैस का वॉल्यूम भी 0 हो जाएगा। एग्जैक्टली ऑब्वियसली है ना, वो आपका एक्सपेंशन है ना, तो उस केस में वो सर हम इसे मतलब ऐसे भी कर सकते हैं कि वो एक्सपेरिमेंटल डाटा है कि हर डिक्रीज ऑफ 1 केल्विन में वॉल्यूम 1/273 कम होता है। नहीं समझा मैं कि पर डिग्री आपका क्या कम हो रहा है, मतलब आपका टेम्परेचर पर केल्विन टेम्परेचर के इंक्रीज या डिक्रीज में 1/273 वॉल्यूम 1/273 टाइम्स मतलब वॉल्यूम ऊपर। वॉल्यूम का केस के लिए वी हैव टू सी द अनदर प्लॉट विद टेम्परेचर और वॉल्यूम का क्या एक्सपेंशन रेट है या क्या डिक्रीजन रेट है ना। तो आई डोंट थिंक इट्स लीनियर है ना, मुझे वॉल्यूम का एक बार ग्राफ डिस्कस करना होगा कि इसके साथ उसका क्या रिलेशन है ना। तो एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकता आपने जो स्टेटमेंट कहा है ये कितना मतलब करेक्ट है। हाँ सर, क्योंकि वो केमिस्ट्री में वैसे हाँ तो मुझे एब्सोल्यूट चेक जीरो करना वैसे पड़ेगा, प्रूव किया आई था। हैव टू चेक दैट कि ये आप जो कह रहे हैं मुझे ये देखना पड़ेगा है ना। ओके तो ओके अगर आप मतलब कॉन्फिडेंस हैं तो मे बी दिस करेक्ट है ना, मुझे एक बार इसको वर्कआउट देखना पड़ेगा कि है ना। ओके हाँ क्योंकि केमिस्ट्री तो मेरा। हाँ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, थर्मल एक्सपेंशन के बारे में बात करते हैं है ना, थर्मल एक्सपेंशन के बारे में कि अगर आप किसी सब्सटेंस को अगर आप जब आप हीट देते हैं यानी उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, देन इट एक्सपैंड्स, ये क्या करता है एक्सपैंड करता है। ठीक है, तो एक्सपेंडिंग ऑन हीटिंग, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इसका एक स्टेटमेंट है, द इंक्रीज इन द डायमेंशन ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। द increase in the dimension of the body in the dimension of the body of a body due to the increase in its temperature is called thermal expansion. Thermal expansion, ठीक है। So what happen when you expand a rod? Suppose a rod आप लेंथ एल की रॉड को अगर आप एक्सपेंड थर्मल हीट तो मतलब then it expands by a very small amount है ना, अमाउंट में ये एक्सपेंड करता है, that is delta L। L लेंथ था आपका, ये डेल्टा L एक्सपेंशन हो गया। ओके so this expansion is defined as यानी the ratio of this delta L divided by L is alpha L into delta T। So where alpha L is your
coefficient of linear of linear expansion. ठीक है, coefficient of linear expansion. सेम थिंग अगर आप इसका जरा सा एरिया अगर आप बढ़ाते हैं, अगर अगर आप एक बॉडी 2 डायमेंशनल बॉडी लेते हैं, हाँ, तो डेल्टा a by a is equal to बीटा अल्फा, मतलब बीटा डेल्टा t. हाँ, तो डेल्टा a ओवर a, अगेन हम इसको ले लेते हैं, दैट इज अल्फा a ले लेता हूँ, दैट इज डेल्टा t, and there is relation between this alpha a and alpha l is your, हाँ, वो 1:2:3. हाँ एग्जैक्टली, a is equals to 2 alpha l into delta t. और अगेन हम एक 3 डायमेंशनल बॉडी लेते हैं, सपोज सच एज क्यूब, अगर हमें क्यूब जैसा कोई, तो डेल्टा v, क्यूब जैसा कोई स्ट्रक्चर अगर हम डिफाइन करते हैं, समथिंग लाइक दिस, और इसमें अगर आपका एक्सपेंशन होता है, देयर इज एक्सपेंशन, ये कुछ इस तरीके से एक्सपेंशन में दिखा देता हूं, क्यूबिकल एक्सपेंशन. cubical expansion. So in this case, we define a relation which is delta V, volume expansion हो गया आपका, delta V upon V is equals to alpha V into delta T. इसको हम प्रूफ भी करेंगे बाद में, अभी your delta V which is also equal to 3 times alpha L into delta. हाँ, मतलब इसका प्रूफ ऐसे हो जाएगा कि v alpha t alpha v delta t is equal to, मतलब v final minus मतलब v. हाँ, एक मिनट रुकिए, मैं इसका जरा प्रूफ आपको थोड़ा सा करा देते हैं. हाँ, तो इसका प्रूफ कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका सपोज अल्फा एल जो आपने देखा है, उसका वैल्यू कितना हो गया, एक मिनट थोड़ा, अल्फा एल, हाँ अल्फा एल जो हमको मिला, दैट इज नथिंग बट डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 1 अपॉन डेल्टा टी. ठीक है, यहीं पे वॉल्यूम का जो एक्सपेंशन मिला हमको, अल्फा वी इज इक्वल्स टू इट्स डेल्टा वी डिवाइड बाय वी इनटू 1 ओवर डेल्टा टी. ठीक है, सो सपोज ए स्मॉल एक्सपेंशन इन वॉल्यूम. अब देखिए, आपका क्यूबिकल आप ले रहे हो, क्यूब ऑफ लेंथ एल अगर आप ले लेते हो, इफ यू चूज क्यूब ऑफ लेंथ एल, तो आप देख सकते हैं क्यूब ऑफ लेंथ एल अगर आप लेते हैं, तो यहाँ पे स्मॉल चेंज इन योर जो होगा वॉल्यूम का, दैट इज डिफाइंड एज स्मॉल एल प्लस डेल्टा एल इंटू होल क्यूब, बिकॉज एल क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब. हाँ, फिर इसके बाद बाइनोमियल एक्सपेंशन. बाइनोमियल एक्सपेंशन का जरूरत नहीं है, हम इसको सिंपल क्यूब कर लेते हैं, माइनस एल क्यूब. ठीक है, दैट इज द शिफ्ट इन योर चेंज इन योर वॉल्यूम. L प्लस डेल्टा L का होल क्यूब, यानी आपका एक्सपेंशन के बाद का वॉल्यूम है और एक्सपेंशन के पहले का वॉल्यूम, इन दोनों को हम सब्सट्रैक्ट करें, देन वी हैव आइडिया अबाउट द चेंज इन वॉल्यूम. ठीक है, so we can here we can solve it like L cube, a cube plus b cube plus 3ab L into delta L into a plus b. हाँ, मतलब ये इस फॉर्म में नहीं आएगा. 1 plus 3 1 plus 3 alpha t. ओके, मतलब आप, आई डोंट नो कि आप कैसे कर रहे हैं, मैं जरा कर रहा हूँ, इसको देख सकते हैं. हाँ, ये एल क्यूब से एल क्यूब हमारा कैंसिल आउट हो गया, हमको मिला नेक्स्ट अपने डेल्टा एल का होल क्यूब प्लस 3l स्क्वायर इंटू डेल्टा एल प्लस 3l इंटू डेल्टा एल का होल स्क्वायर. दैट्स इट. So from here we can say that if delta L is very small quantity, if delta L is very small, so आपका इसका क्यूब तो और भी स्मॉल हो गया, तो नेग्लिजिबल हो जाएगा. We can neglect these two terms, this and this term, neglect. तो इनको हम नेग्लेक्ट करते हैं, तो हमारा जो चेंज इन वॉल्यूम आ गया, दैट इज इक्वल टू 3l स्क्वायर इंटू डेल्टा एल. दिस इज आवर चेंज इन वॉल्यूम. ओके, तो जब हमको ये वैल्यू मिल गई है, सो वी कैन हैव 3l स्क्वायर. अब हम इसमें क्या करते हैं, एल से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं अगर इस इक्वेशन में,
तो इट्स 3L क्यूब इंटू डेल्टा L अपॉन L, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाई स्मॉल l, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं ये हमको जो मिल रहा है दैट इज L क्यूब, तो आपको क्या दे देगा, V दे देगा। हाँ, यानी डेल्टा V इज इक्वल टू 3V इंटू डेल्टा L अपॉन L। In our next step, we can say that delta V upon V is equals to 3 times delta L upon L. वैल्यू हमको रिलेशन मिल गया। So as you know, delta V upon V is nothing but कितना था, अब हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं अल्फा V में। अल्फा V is equals to क्या था, डेल्टा V upon V into 1 upon डेल्टा T। हाँ, तो इस केस में हम देख सकते हैं दैट इज 3 डेल्टा L अपॉन L इंटू 1 ओवर डेल्टा T, ठीक है। और यही वैल्यू तो है हमारा अल्फा कितना, ये वैल्यू किसका है, अल्फा L का, ठीक है। अल्फा L. तो वी कैन से दैट अल्फा V इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स अल्फा L। So this is our final relation. This is the relation between coefficient of volume expansion and coefficient of and linear expansion. Coefficient of volume expansion and coefficient of linear expansion. So this is all about coefficient, है ना। और इसके बाद हम जरा देखेंगे कि थर्मल एक्सपेंशन के बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे जरा कि थर्मल एक्सपेंशन का जो रोल है वो कुछ सब्सटेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। कुछ सब्सटेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जैसे कि आप कॉपर का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, कॉपर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पहले तो इसका जो वॉल्यूम एक्सपेंशन है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है और एक पे जाके कांस्टेंट हो जाता है। यानी आप जैसे जैसे मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ, है ना। अगर आप कोफिशिएंट, अब आप वॉल्यूम का, एक कॉपर का अगर आप केस लेते हैं, यहीं पे हम वाटर का भी केस लेंगे जिसको मैं थोड़ा और डिस्कस करूंगा, वो थोड़ा ब्रीफली डिस्कस पे क्वेश्चन भी आता है। तो इट्स टेम्परेचर इन केल्विन एंड इट्स अल्फा V। तो जैसे आप इसको करेंगे तो ये पहले तो कुछ इस तरीके से राइज करेगा, फिर ये एक सर्टेन वैल्यू पे फिर ये आपका तेजी से इसका कर्व इस तरीके से आएगा। तो दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ, यानी आप कॉपर के वायर का टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे ना तो ये कुछ T250 पे इसका एक ये बेंड आएगा एंड देन फाइनली आफ्टर 500 केल्विन इसमें तेजी से एक्सपेंशन होगा, इट एक्सपेंड, है ना। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ योर क्या हो गया, कॉपर वायर। ये कॉपर के बारे में हो गया, है ना। तो ये टेम्परेचर के फंक्शन में कॉपर का आपका बिहेवियर कैसा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपका शो करते हैं, है ना। और जो नेक्स्ट पार्ट है कि जो आपका गैस के लिए इसका वेरिएशन कैसा होता है अल्फा V का, दैट इज फॉर गैस योर अल्फा V क्या होता है, ये तेजी से एक्सपेंड करता है ना गैस, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कैसे होता है ये हम कल देखेंगे। और एक और मुझे आपसे कल मैं डिस्कस करूंगा एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका जो ये पॉन्ड या लेक्स हैं, इसमें ये बहुत रोल प्ले करता है बिकॉज जो वाटर का डेंसिटी है वो 4 डिग्री में सबसे ज्यादा होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका डेंसिटी। वाटर इंस्टेड ऑफ फ्रीजिंग फ्रॉम डाउन टू अप टू डाउन फ्रीज करता है, डाउन फ्रीज होता है। और एक सर्टेन सिचुएशन पे ये फ्रीज हो, ऊपर का सरफेस फ्रीज हो जाता है और नीचे का आपका जो पार्टिकल है, ऊपर का डेंसिटी ज्यादा रहता है और नीचे का आपका कम रहता है। तो आपका क्या रहता है कि लेक सिर्फ आपका अपर सरफेस पे ही फ्रीज होता है। अगर वाटर की ये प्रॉपर्टी ना होती कि अगर ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा ना होती तो ये लेक आपका फिर पूरा फ्रीज होता, है ना। तो मतलब सारे प्लांट्स और एनिमल्स डिस्ट्रॉय हो जाते। सो दिस प्रॉपर्टी की वजह से ये वाटर के अंदर का जो लाइफ है वो एग्जिस्ट करता है ना। तो ये वाला फिर हम अब कल डिस्कस करते हैं, है ना, इस पार्ट को। और कल हम ये भी डिस्कस करेंगे और थोड़ा हम स्पेसिफिक हीट के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में कल हम बात करेंगे, है ना। तो कल का वो डेल्टा Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। हाँ, MC डेल्टा T, है ना। तो ये फिर हम कल बात करेंगे इस पे स्पेसिफिक हीट पे। ओके, चलो फिर कल मिलते हैं। ओके।